तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नया किस्सा, नई कहानी लेकर। एक बार वापस आपको हम लेके जाऊँगा फिर मूसेवाला केस पे, क्योंकि बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक वो केस जिसके पीछे बहुत कुछ था, उसको आपसी रंजिश कह के टाला जा रहा है। जो ठीकरा बहुत बड़े लोगों के सर पे फूटना चाहिए था, वो एक गोल्डी बराड़ नाम के सर पे फोड़ा जा रहा है। गोल्डी बराड़ कौन है, इसकी बहुत चर्चा मीडिया में हो चुकी है। कुछ लोगों ने तो 15-15, 20-20 एपिसोड उस आदमी पे चला दिए। जो मैंने तहकीकात की है और जितनी मैं अंडरवर्ल्ड के काम करने के तरीके की जानकारी रखता हूँ, मुझे बिल्कुल कोई शक नहीं है कि गोल्डी बराड़ बड़ी ताकतों का मोहरा है। उसकी जो हैसियत है, जो औकात है, वो कुछ इस किस्म की है जो दाऊद गैंग में छोटा शकील की है। वो छोटा शकील जिसने ज़िंदगी में खुद कभी किसी को थप्पड़ नहीं मारा, जिसने कोई मर्डर नहीं किया, कभी चाकू छुरा नहीं चलाया, लेकिन पिछले इतने सालों से वो आदमी 90 से लेके 90 से लेकर आज तक दाऊद का दायां हाथ बना हुआ है। बड़े बड़े शार्प शूटर उसने हायर किए, दाऊद के नाम पे काम किए, लेकिन अपना उसका कुछ भी नहीं था। जो कुछ था वो सब डी कंपनी का था। दाऊद गैंग के काम थे जो उसने किए, जिसको मुंबई की भाषा में कहते हैं बजाए। उसने काम बजाए हैं, अपना उसका किसी से कोई लेना देना नहीं था। दाऊद के नाम पे उस आदमी ने अबू सलेम को खड़ा किया। उसने उसके लिए बड़े बड़े लोगों को भर्ती किया, जिसमें पुलिस के साबका कमांडो, डिसमिस कमांडो, सलीम हड्डी, इस किस्म के लोगों को हायर किया, कंट्रैक्ट किलर्स को, और उनके थ्रू दाऊद कंपनी के काम करवाए। अब दाऊद का जो क्या लेना देना था इससे, वो सिर्फ दाऊद जानता है। किन लोगों के कहने पे वो सब हुआ, किन लोगों का इंटरेस्ट सुरक्षित रखने के लिए वो सब जो क्राइम हुआ मुंबई के अंडरवर्ल्ड में, उसमें डायरेक्टली छोटा शकील का कभी भी कोई लेना देना नहीं रहा। वो एक माउथ पीस था, हिज मास्टर्स वॉइस। एक ज़माने में HMV करके कंपनी हुआ करती थी, हिज मास्टर्स वॉइस। तो उसी तरह गोल्डी बराड़ जो है वो लॉरेंस बिश्नोई का उसकी आवाज़ है। पूरा करता धरता मास्टरमाइंड लॉरेंस बिश्नोई है, जो जेल की सलाखों के पीछे बैठ के अपना पूरा गिरोह उसी तरह चला रहा है जिस तरह दाऊद कानून की पकड़ से दूर, दाऊद या कराची में बैठ के, दुबई या कराची में बैठ के चलाता रहा है। तो ये अंडरवर्ल्ड के काम करने का तरीका है। आज के दिन में दाऊद के खिलाफ एक भी ऐसा केस या कंप्लेंट नहीं है जिसमें कभी किसी ने ये कहा हो कि दाऊद ने कभी मेरे से फिरौती मांगी, दाऊद ने कभी मेरे से एक्सटॉर्शन मांगी, दाऊद ने कभी मुझे जान से मारने की धमकी दी। लेकिन ये सब बातें छोटा शकील साल दर साल करता आया है, धमकियां देते आया है, डायरेक्टली लोगों से बात करता आया है। जैसे प्रदीप जैन केस, प्रदीप जैन के मरने के पहले भी छोटा शकील से उसकी बात हुई। इसी तरह बहुत से बड़े बड़े लोगों को डायरेक्टली छोटा शकील ने डराया, धमकाया, मारा, मरवाया, लेकिन कभी भी दाऊद का नाम नहीं आया। ये एक बड़ी सोची समझी अंडरवर्ल्ड की साजिश होती है। उसी तरह लॉरेंस बिश्नोई जो एक पढ़ा लिखा शातिर क्रिमिनल है, कहीं ना कहीं उसने भी अपने काम करने का तरीका दाऊद की एग्जाम्पल देख के सीखा होगा और उसी के नक्शे कदम के चलते हुए खुद सामने नहीं आता, लेकिन अपने इस किस्म के लोगों को आगे लगवा के जिन तक पुलिस नहीं पहुंच सकती हो। अब देखिए कि अगर इस किस्म के बयान गोल्डी बराड़ की जगह पे कोई और आदमी देता जो हिंदुस्तान में बेस्ड है,
तो कभी का पकड़ा जाता। लेकिन आजकल जो टेलीफोन के जो सिस्टम हैं, डिफरेंट ऐप्स आ गए हैं, इंस्टाग्राम है, सिग्नल है, व्हाट्सएप है, जहाँ पे कॉल जो हैं वो डाइवर्ट की जा सकती हैं और रिकॉर्ड नहीं होती। तो उनको अगर आप कहीं जर्मनी में भी बैठे हो तो आप किसी को फ़ोन करके ये कहते हो कि मैं कनाडा से बोल रहा हूँ, तो उस आदमी को पता नहीं चलेगा। मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जब मुझे अंडरवर्ल्ड के बहुत बड़े शार्प शूटर जिसने 33 मर्डर कबूल किए हैं अपने डिफरेंट बयानों में, उसका नाम है यूसुफ बचकाना। जब यूसुफ बचकाना का मुझे फ़ोन आता था तो वो अमेरिका का नंबर होता था, यूएसए का, जो उसकी जो नंबर आते थे आगे इनिशियल, और उसमें से अगर मैं वापस फ़ोन करता था तो फ़ोन नहीं जाता था, वो फ़ोन बंद हो जाता था। लेकिन वो आदमी मुझे हिंदुस्तान की एक जेल से फ़ोन किया था। आप देखिए, बेंगलोर की, कर्नाटका की एक जेल में से फ़ोन आ रहा है और उसके ऊपर नंबर अमेरिका का आ रहा है। ये सिम कार्ड की मास्टरी का, उस्तादी का धंधा है। अगर मैं आप सोचता कि ये आदमी तो अमेरिका से फ़ोन कर रहा है, और मैंने पहले दिन फ़ोन उठाया भी इसीलिए था कि किसी फ़ैन का, किसी सुनने चाहने वाले का अमेरिका से फ़ोन आ रहा है, यूएसए से फ़ोन आ रहा है, लेकिन बाद में पता चला वो तो यूसुफ बचकाना फ़ोन कर रहा है। तो इस तरीके की बहुत सारी एग्जांपल्स हैं जहाँ पे आदमी होता कहाँ पे है, बताता कहाँ पे है। ये भी हो सकता है, कनेडियन माउंटेड पुलिस ने एक पिछले दिनों में एक स्टेटमेंट दी थी कि जो आईपी एड्रेस जिन नंबर से कथित तौर पे गोल्डी ब्राउन फ़ोन करता है, वो आईपी एड्रेस कनाडा में रजिस्टर्ड ही नहीं है। वो आईपी एड्रेस किसी और कंट्री का हो सकता है, लेकिन उसे हम नहीं ढूंढ सकते क्योंकि ये फ़ोन कनाडा की धरती से नहीं हुआ है। उसका एड्रेस जो है कहीं और किसी कंट्री का हो सकता है। तो इस तरीके की बातें एक बड़े सरगना जिनके पीछे बहुत बड़ी पॉलिटिकल पैटर्नेज होती है, बहुत बड़ी कॉरपोरेट्स की पैटर्नेज होती है। आपको मैं बता दूं, आज के दिन में क्राइम से रिलेटेड उतने मर्डर बड़े लेवल के जो सेलिब्रिटीज़ के, बड़े लोगों के, वो क्राइम ऑर्डिनरी क्राइम की वजह से नहीं होते। वो कहीं ना कहीं कॉरपोरेट्स के इंटरेस्ट को सेफ गार्ड करने के लिए होते हैं, इसीलिए उसको माफिया कहा जाता है। माफिया वो हालत होती है जब उनका असर, उनका रसूख, उनकी पहुंच एडमिनिस्ट्रेशन, सरकार, पॉलिटिक्स, पुलिस, एजेंसी सब तक होती है। और वैसे भी अगर लॉरेंस बिश्नोई कुछ नहीं कर रहा है, जेल में कैद है, तो उसके जितने खर्चे, जितना उसका गिरोह, ये करोड़ों रुपए का महीने का खर्चा जो उसका गैंग को चलाने में, मेंटेन करने में हो रहा है, वो सब पैसा कहाँ से आता है। तो ये बहुत बड़ी गेम है, इसको लाइटली मत लीजिए। मैं बार बार ये बात इसलिए कहता हूँ कि मूसेवाला तो एक बहाना था, असल निशाना कुछ और है। और उस पर पहुँचने के लिए जो कोशिश पंजाब पुलिस कर रही थी वो पूरी नाकाम इसलिए हो गई कि इस पूरे केस में दिल्ली पुलिस ने अनकहा दखल दिया है, जिनका कोई हक नहीं बनता था। एज अ पुलिस फोर्स उनका काम है इन्वेस्टिगेशन करना, कोई दूसरी पुलिस उनको रिक्वेस्ट करती है तो उनका काम करना। देखिए अब कैसे इस पूरे केस को डाइल्यूट किया जा रहा है। 29 तारीख को मूसेवाला का मर्डर मानसा के पास एक गांव में होता है। 29 तारीख को वो शूटर वहाँ से इस कांड को अंजाम दे के वहाँ से निकलते हैं और नज़दीक ही रहते हैं, दूर नहीं जाते। उन जो मेन शूटर, जो पूरे शूटर्स का इंचार्ज था, प्रियावर्त फौजी, वो और उसका एक साथी अंकित, कुछ उसका नाम है, सेरस, वहाँ का रहने वाला, सोनीपत का कुछ इसका कुछ नाम ऐसा, ये दोनों लोग वहाँ से भाग के बाकी शार्प शूटर कहीं और चले जाते हैं। ये मास्टरमाइंड पूरे हथियार लेके इकट्ठे करके एक गाड़ी में मानसा से फतेहाबाद जाते हैं। फतेहाबाद हिसार के पास ही पड़ता है।
वहाँ से ये लोग सरसा और हिसार के बीच में कहीं, वहाँ से ये लोग 2 दिन एक होटल में रुकते हैं। अब देखिए कि पंजाब पुलिस जिसको उनकी पैर पकड़नी चाहिए थी, उनके फुटप्रिंट्स के पीछे लगना चाहिए था, वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकी। वो ज़्यादा दूर नहीं था, फतेहाबाद मानसा से ज़्यादा दूर नहीं है, 60 और 30 80-90 किलोमीटर होगा। 2 दिन वहाँ रुकने के बाद जब टीवी पे मीडिया में तस्वीरें वगैरह आने लगी तो वो लोग वहाँ से निकलने की तैयारी करके एक सेफ हाउस ढूंढते हैं। उसके लिए उनको प्रदीप नाम के एक शख्स जो इस गैंग के साथ जुड़ा हुआ था उसकी मदद लेते हैं। और प्रदीप बेसिकली गाड़ियों का काम करता है, पुरानी गाड़ियाँ खरीद के उनको ठीक भी करवा के बेचना, या दिल्ली एनसीआर एरिया से गाड़ियाँ खरीद के हरियाणा में ला के बेचना, और बीच में जो कमाई होती थी उसका काम चलना। और ऐसे लोगों के पास एक ही टाइम पे कई कई लोगों की कई गाड़ियाँ इनके कब्जे में रहती हैं, जो लोग छोड़ जाते हैं आगे बेचने के लिए। तो प्रदीप के पास भी कई गाड़ियाँ थी जो लोगों ने उसको दे रखी थी बेचने के लिए। तो वो आदमी उन गाड़ियों को इस्तेमाल करता था, प्रोस्पेक्टिव बायर्स को दिखाने के लिए गाड़ियाँ लेके जाता था कि ये गाड़ी देखिए, इसका ट्रायल करके देख लीजिए, चला के देख लीजिए, और ये इतने की गाड़ी आपको पड़ेगी। तो फौजी का, प्रियव्रत फौजी का उसके साथ पुराना टच था। अंदर खाते प्रदीप लॉरेंस बिश्नोई गैंग के लिए काम करता था और उसकी मदद लेके ये दोनों लोग पहुंचते हैं। तो इसी फिराक में कि उनको एक सेफ हाउस चाहिए, प्रदीप की मदद के साथ वो अग्रोहा एक गांव है जो पुलिस स्टेशन भी है वहाँ से 8 किलोमीटर की दूरी पे एक गांव है किरमारा। किरमारा गांव में एक रमेश नाम का शख्स रहता है, रमेश कुमार। एक ज़माने में रमेश कुमार दिल्ली में टैक्सी चलाया करता था। उसके बाद उसकी नज़र की कुछ प्रॉब्लम हुई, बराबर दिखाई नहीं देने लगा, तो उसने गाड़ी चलाने में दिक्कत होने लगी। तो उसने टैक्सी चलाने का धंधा छोड़ के इसी किस्म का धंधा शुरू कर दिया जिस किस्म का प्रदीप किया करता था। पुरानी गाड़ियाँ एनसीआर से दिल्ली में इतने चल रहा था, टैक्सी ड्राइवर मालिक बहुत जानते थे, उनकी गाड़ियाँ खरीद के ला के अपने इलाके में बेचनी या दूसरी गाड़ियाँ बेचनी, रीसेल और व्हीकल्स। तो रमेश का भी बहुत अच्छा काम चला, लिंक अच्छे थे, ईमानदार आदमी था, कोई धंधे में हेरा फेरी नहीं करता था, अच्छे पैसे कमाए। गांव में छोटा सा घर था किरमारा में। उसके बाद उसने गांव के बाहर एक बहुत बढ़िया आलीशान किस्म का बंगला बनाया, जो अकेला खेतों में एक फार्म हाउस जिसको कहते हैं, वहाँ पे उसने बनाया। वहाँ पे अपने परिवार के साथ रहने लगा। उसके 2 बेटे उसके, एक नवदीप और एक मुनीश, ये यंगस्टर हैं, 22-23 साल का, एक 20 साल का। अब बाप की कमाई अच्छी होती है, घर अच्छा बन गया, थोड़ी ज़मीन भी ले ली और पैसे के साथ साथ गांव के लोग इज्जत भी करने लगते हैं। बहुत बड़ा गांव है किरमारा जो है, पॉपुलेशन काफ़ी है, और गांव से बाहर होने के लिए हर चीज़ लेने के लिए इनको गांव में जाना पड़ता था। तो ये दोनों लड़के, रमेश कुमार के दोनों बेटे, ये गांव में घूमते अपना मोटरसाइकिल लेके, कभी फौजियों जैसी यूनिफॉर्म पहन लेनी, कभी अच्छे गैंगस्टर जैसे शाइनिंग कपड़े पहन लेने, गांव में जाना, लोगों से छेड़खानी करनी। एक नर्स वर्स को छेड़ दिया, किसी को मारा मारी हो गई, लोगों की पिटाई कर दी। तो इस किस्म के कोई 6-7 छोटे छोटे केस, बड़े मर्डर चोरी चकारी नहीं, दादागिरी के केस 506 किस्म के। तो इस किस्म के 5-6 केस अग्रोहा पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ दर्ज हैं। तो लेकिन कोई बड़े बदमाश नहीं थे। एक जो शौक़ होता है यंगस्टर का दादागिरी करने का, वो था। वो किसी ना किसी अपने वो धंधे के चक्कर में प्रदीप के टच में थे, और प्रदीप आगे लॉरेंस बिश्नोई के गैंग के टच में था, प्रियाव्रत का खास दोस्त था। जब कभी प्रियाव्रत को इधर उधर जाने के लिए, भागने के लिए गाड़ियों की ज़रूरत होती थी, तो वो प्रदीप से इसी किस्म की गाड़ियाँ लेके कम्यूट किया करता था, घूमा करता था। तो प्रदीप का रमेश कुमार के साथ
और उसके बेटों के साथ अच्छा रिश्ता होने की वजह से और लॉजिस्टिकली क्योंकि उसका घर गांव के बाहर था, किसी की नज़र नहीं जाती, तो वो प्रियाव्रत को लेके 29 तारीख को जो निकले, 30-31 को होटल में रहे। पहली या 2 तारीख को ये लोग जून की रमेश कुमार के उस घर में पनाह लेते हैं। और रमेश कुमार को ये लगता है कि मेरे बेटे के दोस्त हैं, कोई बिजनेसमैन आए होंगे, गाड़ियों का सौदा करना होगा। तो 2 दिन तक वो लोग उसी घर में रमेश कुमार के बेटों के मेहमान बन के रहते हैं। वो अंकित और उसका नाम तो शायद कुछ और भी है, उसका एक नाम रखा हुआ शशांक शायद उसका नाम है। इनके कई अलियासेस हैं, एक एक आदमी ने 5-5 6-6 नाम रखे हुए हैं। पुलिस रिकॉर्ड में कुछ और नाम है, अपने शहर में किसी और नाम से जाने जाते हैं और बाहर जो कुछ और नाम बताया होता है। तो ये दोनों शख्स, प्रदीप उनको छोड़ के आता है, 2 दिन तक उनके घर में रहते हैं। उनके बाद एक ऑल्टो गाड़ी, उनका ख्याल वही गाड़ी होगी जिसकी CCTV फुटेज नज़र आती थी, या वो गाड़ी छोड़ती होगी, प्रदीप ने दूसरी अल्टो गाड़ी दे दी होगी। उस गाड़ी में ये लोग 2 दिन किरमारा गांव में रुके रमेश कुमार के घर पे। रुकने के दूसरे दिन ये लोग गांव में जाते हैं और वहाँ पे एक नाई की दुकान से कटिंग और क्लीन शेव होते हैं। एक दूसरी दुकान पे कुछ गमछे कुर्ते वगैरह इस किस्म के सस्ते किस्म के कपड़े खरीदते हैं। गांव में घूमने जाते हैं, गांव देखने जाते हैं। आप देखिए, इतने शातिर अपराधी जो एक तरफ पुलिस की नज़रों से बचते हुए छुपते फिर रहे हैं, लेकिन गांव में घूमने की हिम्मत उनमें है। तो वो कटिंग करवानी थी, उसके लिए गांव में जाना पड़ता था। तो लेकिन गांव में किसी को ये नहीं पता कि ये लोग रमेश कुमार या उसके बेटों के मेहमान हैं। और गांव में तो हज़ारों मेहमान रोज़ आते हैं, सैकड़ों मेहमान, किसी को नहीं पता कि किसे घर में आए, रुके। तो 2 दिन के बाद वहाँ रुकने के बाद ये लोग जब जाते हैं तो एक थैला, एक पैक जो होता है जो गले में लटकाने वाला, वो एक पैक जो है वो रमेश कुमार के घर में उसके बेटों के पास छोड़ जाते हैं। अब बेटों को इतना तो बता देते हैं कि इसमें हथियार है, संभाल के रखना, कुछ दिनों के बाद हमारे लोग आएंगे, ले जाएंगे, इसको खोलना मत। और वो हथियार उन लोगों ने अपने पास रख लिए, जो दिल्ली पुलिस ने बाद में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में दिखाए। एक जो फोल्डिंग असॉल्ट राइफल होती है, जिसके टुकड़े अलग अलग हो जाते हैं, बाद में उसको असेंबल करके इस्तेमाल कर लेते हैं, लेकिन उसमें कुछ वाइटल पार्ट मिसिंग हैं। अब जो थ्योरी आ रही थी कि उसमें एक रशियन वेपन यूज़ की गई है, असॉल्ट राइफल यूज़ की गई है, कहीं ऐसा तो नहीं उसी वेपन का एक हिस्सा कहीं गुल कर दिया गया और बाकी के पार्ट डीअसेंबल करके उस थैले में डाल के वहाँ पे छोड़ गए। उस असॉल्ट राइफल के पार्ट पूरे नहीं हैं, ये बात किसी ने नोट नहीं किया। मैंने कल जब अपने दोस्त कुछ हिसार से और अग्रोहा से वहाँ पे भेजे, वो उसके गांव में जाके मिल के आए, और उसमें कुछ पत्रकार भी हैं, कुछ टीवी के जर्नलिस्ट भी हैं, उनमें से कुछ पुलिस के 2 सोर्सेज भी हैं। वहाँ से इस बात का खुलासा हुआ कि एक अनकम्प्लीट असॉल्ट राइफल वहाँ से मिली है। अगर असॉल्ट राइफल रखनी है तो पूरी रखनी चाहिए, आधी रखने का मतलब क्या है? तो कहीं ना कहीं ये बात होगी तो पूरी, लेकिन बाद में शो ये किया गया है कि वो कंप्लीट नहीं थी। खैर, उसके बाद वो लोग वहाँ से जाते हैं, घूमते 17 तारीख के पहले वो गुजरात पहुँच जाते हैं। और अब देखिए, गुजरात पुलिस ने उनकी अरेस्ट 19 तारीख शाम की दिखाई है, लेकिन 17 तारीख को एक डेवलपमेंट होती है जिसके ऊपर किसी की निगाह नहीं गई। दिल्ली पुलिस स्पेशल ब्रांच की एक टीम 17 तारीख शाम को किरमारा गांव में रमेश कुमार के घर पहुंचती है और उसके दोनों बेटों को उठा के, और कहा यह जा रहा है कि इस बात की पूरी जो खबर थी गांव का वो प्रदीप के थ्रू उनको मिली। अब क्या प्रदीप को इस बात का इल्म था,
कि प्रियाव्रत और दूसरे जो शार्प शूटर थे वो गुजरात में दिल्ली पुलिस के हाथ लग गए हैं। तो दिल्ली पुलिस 17 तारीख को दोनों बेटों को लेके दिल्ली ले जाती है या कहीं और ले जाती है और 2 दिन तक अपनी कस्टडी में रखती है। 19 तारीख को इनका ऐलान होता है कि प्रियाव्रत पकड़ा गया शाम को, और 20 तारीख की सुबह 5:30 बजे स्पेशल ब्रांच की वही टीम जो 2 दिन पहले लड़कों को लेके गई थी वो लड़कों के साथ वापस गांव में आती है और उस फार्म हाउस में से एक कमरे जो गेस्ट रूम बनाया होता है, थोड़ा सेपरेट कोठा जिसको बोलते हैं, उसकी रेड करके एक ये हथियारों का वो थैला रिकवर करते हैं। क्या मेल है कि 17 तारीख को दिल्ली पुलिस को पता था कि प्रियव्रत यहाँ रुक के गया है और 17 तारीख को दिल्ली की एक टीम गुजरात में मुंद्रा में हाजिर थी। 19 तारीख को पकड़ा जाता है और 20 तारीख को उस हथियारों की रिकवरी होती है। पुलिस अपने साथ लेके चली जाती है और कहीं किसी गांव में किसी को इस बात की खबर तक नहीं लगती। 17 तारीख को लड़कों को उठा के लेके गई, माँ बाप के अलावा गांव में किसी को खबर नहीं, लोकल पुलिस स्टेशन को खबर नहीं। 20 तारीख को सुबह जब हथियारों के साथ दिल्ली पुलिस वापस जाती है तो पुलिस स्टेशन में एक एंट्री करके जाती है कि हम यहाँ से कुछ सामान सीज करके और 2 लड़कों को लेके जा रहे हैं। अब देखिए कितना बड़ा ऑपरेशन हो गया, लोकल पुलिस को पता नहीं। अभी 2 दिन पहले वहाँ के एसपी ने एक बड़ी हाई लेवल इंक्वायरी ऑर्डर की है कि दिल्ली पुलिस वाले 3 दिन वहाँ घूमते रहे, लोकल पुलिस को इस बात की खबर कैसे नहीं लगी। तो ये एक नया सिलसिला चल रहा है। और एक इससे बड़ा सवाल ये उठता है कि अगर इतने बड़े हथियार इतने लोगों के पास आते हैं तो कहाँ से आते हैं, कौन इनको सप्लाई करता है, कौन उनको फाइनेंस करता है और किस तरीके से वो हथियार एक जगह से दूसरी जगह पे ले जाए जाते हैं और बड़ी आसानी से इतने शातिर शार्प शूटर अपने आप को पुलिस के हवाले कैसे होने देते हैं। और जब उन लोगों के पास दिल्ली पुलिस के मुताबिक गुजरात में AK-47 और रिवॉल्वर पिस्टल हथियार ये सब मिले तो क्या कहीं वो लोग अपने आप को बचाने के लिए पुलिस पे फायरिंग नहीं कर सकते थे? कुछ नहीं होता। ये एक बहुत बड़ी मिलीभगत है। अरेस्ट और सरेंडर में बड़ी बारीक लाइन होती है, जिस तरह एनकाउंटर और मर्डर में बहुत बारीक लाइन होती है। कल मैं आपको सुनाऊंगा कैसे हरियाणा और दिल्ली में सरेंडर के अरेस्ट के नाम पे सरेंडर का बहुत बड़ा कारोबार चल रहा है। ये करोड़ों रुपए का कारोबार है जो क्रिमिनल और पुलिस मिल के चलाते हैं। इसकी पूरी केसेस के साथ, पूरी तहकीकात के साथ, एविडेंस के साथ मैं कल का एपिसोड आपको दिखाऊंगा। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए। तो आज के दिन इतना ही काफ़ी। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।